जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो हम आज से एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो आपका आर्मी अग्निवीर भर्ती का एग्जाम होने जा रहा है 22 अप्रैल से। दोस्तों, अब आर्मी अग्निवीर के जो टेस्ट है वो ऑनलाइन होते हैं। पहले ऑफलाइन टेस्ट होता था, लेकिन अब आपका शिफ्टों में एग्जाम चलेगा। आज से लेकर हम इसके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज लाए हैं। तो दोस्तों, आप इसको बतौर टेस्ट लगा सकते हैं और आपने यहाँ पे हमें बताना है कि 50 में से आपके कितने नंबर बने। यानी यहाँ पे जो आपके आर्मी अग्निवीर भर्ती का जो रिटन टेस्ट होगा उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 15 साइंस के रहेंगे, 15 आपके जीके के रहेंगे, 15 मैथ्स के रहेंगे और 5 आपके रीजनिंग के रहेंगे। तो टोटल जो क्वेश्चन की संख्या है वो 50 रहने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पार्ट वाइज लाए हैं। पार्ट 1 में आपका जीके रहेगा, पार्ट 2 में साइंस है, पार्ट जो 3 है उसमें दोस्तों जो पूछा जाएगा मैथ्स पूछा जाएगा और पार्ट 4 में आपका यहाँ पे रीजनिंग है। तो पूरे 50 क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर किए हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा उसको रिपीट करूंगा और उसके लिए 5 सेकंड का समय दूंगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपने चूज कर लेना है और फिर अंत में जब 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपने बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि आपके 50 में से कितने सही बने। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसमें हर चीज हर टॉपिक को कवर करके बनाया गया है। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन थे दोस्तों, 1919, 1916, 1917 और 1920। तो यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो जो आपका चंपारण सत्याग्रह था वो 1917 को हुआ था। दोस्तों, ये जो सत्याग्रह है इसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था और ये चंपारण सत्याग्रह नील की खेती को लेकर हुआ था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आपने अपना जो राइट आंसर है वो चूज कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम एंजिल है। दोस्तों, इसका जो पूरा नाम है वेनेजुएला का एंजिल प्रपात है। यानी जो आपका एंजिल प्रपात है वो वेनेजुएला में स्थित है। तो दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, ये वेनेजुएला में स्थित है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है। तो भगवान महावीर जो स्वामी थे उनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों, जो पहली जनगणना है वो 1872 ईस्वी में हुई थी। ये लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये जल्लीकट्टू खेल है जो आपने अपना आंसर चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। जल्लीकट्टू जो खेल है वो तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। ये तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आराम हराम है का नारा किसने दिया था। यानी एक जो आपका आराम हराम है ये नारा था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जहां पे पूछा गया है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो 4 ऑप्शन, लाहौर, हरियाणा, अमृतसर और दिल्ली। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने उम्मीद यही है कि अपना जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया हो। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है जहांगीर का मकबरा वो लाहौर के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ नहीं है। कानपुर, पटना, बरौनी और दिल्ली। तो दोस्तों, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। जो आपका दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। बाकी जो ऑप्शन ए, बी और सी है ये कानपुर, पटना और बरौनी ये जो आपकी गंगा नदी है उसके तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ पर प्रचलित है। यानी जो आपकी गरबा कला शैली है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या पंजाब। तो दोस्तों, जो गरबा लोक नृत्य है
वो गुजरात राज्य में किया जाता है, गुजरात राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। ये 1961 वाली डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भी हुई थी और जो आपका गोवा है वो भी पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। पहले गोवा पुर्तगालियों के अंडर होता था, तो 1961 में जो गोवा है वो पुर्तगालियों से आजाद हुआ। अगला प्रश्न, सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। और दोस्तों अगर आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, तो उसका गुजरात सही हो जाएगा। प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों अगर आप लोकसभा का सदस्य बनने जा रहे हो तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष रहेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, प्रियरी घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका प्रियरी घास मैदान है वो उत्तरी अमेरिका के घास मैदान है, यानी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी जो प्रथम महिला है अध्यक्ष वो एनी बेसेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, देवपाल, धर्मपाल, ध्रुव या गोपाल। तो दोस्तों जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। और दोस्तों जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जीके के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब पार्ट 2 के ऊपर आते हैं जिसमें आपकी साइंस रहेगी। दोस्तों जो भी आर्मी की तैयारी कर रहा है उसके साथ ये वीडियो आपने शेयर करनी है ताकि वो भी अपना जो उसका टारगेट है यानी मिशन वर्दी जो 2024 है वो अचीव कर ले। तो दोस्तों अगला यहाँ पे प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु के साथ क्रिया करके बनाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। आपने देखा होगा कि अगर आप सेब काटते हो तो अगर उसको आपने कुछ देर तक ऐसे ही पड़ा रहने दिया तो उसका जो रंग है वो भूरा हो जाएगा। तो आपने ये बताना है कि किसके कारण ये भूरा हो जाता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो आयरन ऑक्साइड के साथ कटे हुए सेब का जो रंग है वो पीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जीवाणु की खोज किसने की थी? आपके पास 4 ऑप्शन थे और आपने अपना जो राइट आंसर है वो चूज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। जो जीवाणु की खोज है वो लुईवेनहॉक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो दोस्तों जो एनीमिया रोग है वो दोस्तों आपका आयरन की कमी से होता है, यानी आपका जो खून की कमी है वो दोस्तों एनीमिया रोग कहलाती है। तो खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। जो एनीमिया रोग है वो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो जाता है। आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो आपकी मांसपेशियां है उसकी संख्या 639 होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों यहाँ पे जो आपके लेंस है, लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है? तो डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगला है, सोडियम धातु को डैश में रखा जाता है। सोडियम धातु है वो किस में रखी जाती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो केरोसिन तेल यानी मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। दोस्तों अगर सोडियम की बात करूं तो सोडियम क्रियाशील धातु है जो वायु के साथ संपर्क में आने से जल जाती है, आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल या केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों जो आपका एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है वो बॉक्साइट है। दोस्तों इस टेस्ट में हमने जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको कवर किया है। तो आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लेना है और इसको आपने एक अच्छी सी जगह पर लिख लेना है। आगे दोस्तों मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है। तो आपने यहाँ पे अपना आंसर चूज करना है कि मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों एपीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा अगर आपने ऑप्शन ए को चूज किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस है, यानी आपने बताना है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रोजन को विद्युत बल्ब में भरा जाता है। दोस्तों विद्युत बल्ब में दो गैसें भरी जाती है, एक आपकी आर्गन और दूसरी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है, यानी ध्वनि को किस में मापा जाता है। तो दोस्तों ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, तो इसको आप डीबी करके लिखते हैं। डेसिबल का जो संकेत है वो डीबी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो आपके लेंस और प्रिज्म है उसको फ्लिंट ग्लास यानी आपका जो फ्लिंट कांच है उसके बने होते हैं लेंस और प्रिज्म। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। आपने बताना है कि जो अवतल लेंस में है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अवतल लेंस में है वो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनता है। दोस्तों इमेजनरी जो आपकी इमेज है वो कैसी बनती है, काल्पनिक और आभासी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक जो पेड़ है, पेड़ में भी जड़ों के द्वारा जो जल है वो पत्तियों तक ऊपर चढ़ता है, और जो आपका लैंप है, लालटेन है, उसमें भी बत्ती के द्वारा तेल ऊपर चढ़ता है। तो ये घटना किसके कारण होती है। तो दोस्तों यहाँ पे केशिकीय घटना यानी केशिकत्व घटना, इसको कैपिलरी रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों, इसके द्वारा ये घटना घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह पदार्थ की बूंदों के गोलाकार रूप ग्रहण करने का कारण है, यानी दोस्तों आपने बताना है कि बारिश की बूंदें गोल किस कारण होती है। तो आपने यहाँ पे चार ऑप्शन में से बताना है। जो आपकी वर्षा होती है, प्राकृतिक वर्षा, उसकी बूंदें गोल होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण दोस्तों पृष्ठीय तनाव है। पृष्ठीय तनाव के कारण जो बारिश की बूंदें है वो गोल होती है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों समुद्र के अंदर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार जो आपका यंत्र है, सोनार, उसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें हमारे मैथ के 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यदि A/B बराबर है 2/3, B/C बराबर है 4/2 हो तो B और C का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले A/B/C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि A की वैल्यू यहाँ पे 2 दी है और B की वैल्यू 3 दी है। तो A अनुपात यहाँ पे B हमारा 2:3 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों B की वैल्यू यहाँ पे 4 दी है और C की वैल्यू 2 दी है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इसके नीचे लिख लेंगे, यानी B की वैल्यू B के नीचे और C की वैल्यू यहाँ पे C के नीचे लिख देंगे। तो ये आपका 4:2 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपने वैल्यू एक साथ लिखनी होती है। अब यहाँ पे C के पास भी ब्लैंक स्पेस है और यहाँ पे आपका A के नीचे ब्लैंक स्पेस है। तो यहाँ पे जो C के सामने वैल्यू है 3, यानी यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, और जहाँ पे ये खाली जगह है इसके सामने 4 लिखा है तो सामने वाला 4 यहाँ पे लिख लेंगे। और दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास B और B/C पूछा है, तो सिर्फ हम B और C की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे A की कोई ज़रूरत नहीं है। तो B का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×3=12 आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपका C की वैल्यू है वो 2×3 यानी 2×3=6 आ जाएगा। ये आपकी रेशो आपस में कैंसल आउट हो जाएगी, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो जो आपका यहाँ पे अनुपात आया वो 2:1 आया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे A है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी फेल हुए तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। दोस्तों यहाँ पे हम परीक्षा की बात करें तो एक मान लो आपका परीक्षा हॉल है, तो परीक्षा हॉल में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 60% विद्यार्थी फेल हुए, यानी जो फेल की परसेंटेज है वो 60% है। और अगर हम पास की बात करें तो दोस्तों पास कितने आ जाएंगे,
40% यहाँ पे पास की रेशो आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों टोटल आपका 100 होता है, तो अगर 100 में से 60% फेल हुए हैं, इसका मतलब 40% पास हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब दोस्तों पास होता है, यानी आपकी जो पास परसेंटेज है वो किसके बराबर आ जाएगी दोस्तों, 400 के बराबर आ जाएगी। तो इन्होंने पास परसेंटेज यहाँ पे ये दोस्तों पास है और ये फेल का परसेंटेज है। तो आपके 40% जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर पास हुए हैं, ये हम बोल रहे हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कि 400 विद्यार्थी पास हुए हैं। हमने बोला पास 40% हुए और क्वेश्चन बोल रहा है कि 400 विद्यार्थी पास हुए हैं। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालोगे तो 0 से यहाँ पे एक 0 कैंसल आउट हो जाएगी, 4 एक कम 4 और यहाँ पे 10 चौका 40। तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, यहाँ पे 10 आ गई। तो इन्होंने यहाँ पे लास्ट में पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितने थे। तो कुल विद्यार्थी मतलब आपका 100% कुल होता है, तो 1% की वैल्यू यहाँ पे 10 दी है, तो आपका 100% की वैल्यू दोस्तों 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10 गुणा 100। तो टोटल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे दोस्तों 100 गुणा 10, यानी आपका 100 धाएं आपका 1000 हो जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1000 इसका राइट आंसर है। परीक्षा में 1000 विद्यार्थी बैठे हुए थे। 5000 का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5000 है ये आपका मूलधन है जिसको आप प्रिंसिपल बोलते हैं, और ये आपका 10% दोस्तों आपका रेट आ जाएगा, और यहाँ पे जो 2 वर्ष है ये समय आ जाएगा। अब आपका दोस्तों जो सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट इनटू टाइम अपॉन 100। दोस्तों आपका साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो यहाँ पे जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा साधारण ब्याज, तो प्रिंसिपल यानी आपका मूलधन है वो दोस्तों आपका 5000 है, तो 5000 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मूलधन आ जाएगा, और जो आपकी दर है वो 10% है, और जो आपका समय है वो 2 वर्ष है, और बटे में आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो से दोस्तों आपकी 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगी, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा यहाँ पे 50 गुणा आपका 10 गुणा 20 या आपका 10 गुणा 2। तो दोस्तों यहाँ पे 50 धाएं 500 और 500 गुणा 2 करोगे तो ये भी आपका 1000 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा दोस्तों 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो स्क्रीन पे वो साफ नहीं लिखा जाता है दोस्तों, तो आपने समझ लेना है जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 7,6 9 x 5 4 का औसत 7 है, तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे आपने औसत से पूछा गया है और औसत यहाँ पे दी गई है, x की वैल्यू आपने निकालनी है। दोस्तों आपका औसत क्या होता है, अगर हम औसत की बात करें तो औसत होता है राशियों का योग यानी संख्या का योग। दोस्तों यहाँ पे संख्या का योग और बटे में आपका आ जाएगा कुल संख्या, संख्या का योग बटे में कुल संख्या, कुल संख्या। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं संख्याओं का योग करूं, इन्होंने दिया है कि इसका औसत कितना है 7 है, तो एवरेज की जगह हम 7 डाल देंगे, औसत इन्होंने 7 दिया है। और दोस्तों संख्याओं का योग करोगे तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 प्लस आपका 4, यहाँ पे ये संख्याओं का योग है, और कुल संख्या है आपकी 1 2 3 4 5 6, संख्या कितनी आ जाएगी 6। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इसको जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में हम 1 डालते हैं, और यहाँ पे इसकी बज गुणा करते हैं, यानी 7 गुणा 6 7 6 के ये कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास 42 आ जाएगा। और इन संख्याओं को सबको टोटल करोगे तो ये 7 और 6 13, 13 में आप 9 जोड़ोगे दोस्तों तो 22, 22 में 5 जोड़ोगे दोस्तों तो 22 में अगर आप 5 जोड़ोगे 27, 27 और 4 आपका 31 दोस्तों आ जाएगा, और 31 प्लस x। और दोस्तों यहाँ पे आपका 42 दिया है तो 42 के पास आपका 31 आ जाएगा, यानी 42 माइनस 31 बराबर है x, और 42 में से 31 आप लेस करोगे दोस्तों तो आपके पास 11 निकल के आ जाता है, यानी जो x का मान है वो 11 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक
खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब दोस्तों लंबाई होता है आपका दूरी, लंबाई क्या होता है आपका दूरी, और दूरी का जो आपका फॉर्मूला है दूरी चाल गुना समय। अब दूरी इन्होंने दी है कि आप दूरी कितनी है, मान लो x है, दूरी x। चाल इन्होंने दी है, चाल क्या है आपका 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, और समय यहाँ पे 8 सेकंड दिया हुआ है। अब दोस्तों आप सभी को ये कंसेप्ट पता होगा कि जब आपका किलोमीटर को मीटर पर सेकंड, यहाँ पे ये दोस्तों 8 सेकंड है, तो यहाँ पे आपकी जो चाल है बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर आवर की, ये मीटर पर सेकंड में बदलनी पड़ेगी। तो दोस्तों जब हम 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों ये कितना आ जाता है आपका 36 गुणा 5/18 और आपका 8 ये सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्तों 2 गुणा 5 गुणा 8, 2 गुणा 5 गुणा 8। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 2 पंजे 10 और 10 8 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 80 मीटर। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे 80 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 लड़के व उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, शिक्षक की आयु क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है कि 24 लड़के और उनके शिक्षक, यानी दोस्तों 24 लड़के थे और एक शिक्षक, तो आपकी जो संख्या है वो क्या निकल के आ जाएगी, वो दोस्तों आपकी 25 हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों 24 लड़के थे और एक शिक्षक है, तो संख्या कितनी निकल के आएगी दोस्तों आपकी 25 आ गई। और अगली बात करें कि उनका जो औसत आयु है वो आपकी 15 वर्ष है। जब दोस्तों आप संख्या गुणा औसत करते हो, जब आप संख्या गुणा औसत करते हो तो आपका योग निकल के आता है, यानी कुल निकल के आता है, योग निकल के आता है। तो यहाँ पे जो संख्या थी 24 लड़के थे और एक शिक्षक था, तो 24 + 1 आपका 25 हो गया, और इनकी जो औसत आयु है वो 15 वर्ष थी। जब आप यहाँ पे 25 गुणा 15 करोगे तो आपका 375 निकल के आता है, तो आपका कितना निकल के आएगा 375, ये आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब इन्होंने बोला यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, तो दोस्तों ये आपके 25 है, अब शिक्षक इससे हटा दिया गया, यानी जो नई संख्या आई वो कितनी आई 24, और इन्होंने बोला कि जो औसत में है वो 1 की कमी आ जाती है। तो दोस्तों औसत में 1 की कमी, यानी पहले औसत 15 था, अब 1 की कमी आ गई, तो औसत कितना है आपका 14 आया। तो दोस्तों जब आप इसको 24 गुणा 14 करोगे तो आपका 336 निकल के आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या है इन्होंने, तो शिक्षक की आयु बताए, यानी दोस्तों पहले 25 थे, 25 किसको मिलाकर थे, शिक्षक को मिलाकर। अब शिक्षक हटा दिया गया, तो दोस्तों एक जो हटाया गया है वो आपका टीचर है, यानी शिक्षक है। और दोस्तों जब शिक्षक शामिल था तो उनका जो सबका योग बन रहा था वो 375 बन रहा था, और जब शिक्षक को हटा दिया गया तो दोस्तों उनका जो योग है वो 336 बना, यानी जो आपका 375 से 336 दोस्तों घट कर आया, कमी आई, वो किसके कारण आई दोस्तों, वो शिक्षक के कारण आई। और कितनी कमी आई, तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका इनको माइनस करके दोस्तों 39 आ जाएगा। तो दोस्तों जो शिक्षक की आयु है वो कितनी है 39 वर्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है किसी वस्तु को 180 रुपए में खरीद कर 240 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ये लाभ हानि से पूछा गया था दोस्तों। खरीद होता है आपका कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है दोस्तों 180, क्रय मूल्य है 180, खरीदना होता है क्रय करना, तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 180। और यहाँ पे जो आपका एसपी है सेलिंग प्राइस है, उसे कितने में बेचा गया, तो बेचा कितने में गया दोस्तों 240 में बेचा गया। अगर आप किसी वस्तु को 180 रुपए में खरीदोगे और दोस्तों उसको 240 रुपए में बेच दोगे, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपए का। होता ही है, अगर हम किसी वस्तु को कम रुपए में खरीदे और अधिक रुपए में बेचे तो हमें लाभ होता है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत बताए, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है दोस्तों वो क्या होता है, यानी लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो वो होता है आपका लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य।
निकलता कैसा है दोस्तों, आपका लाभ प्रतिशत, आपका लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ यहाँ पे हो रहा है हमें 60 रुपए का, और दोस्तों यहाँ पे जो आपका 100 है वो फॉर्मूले का, और जो आपकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 180 है। तो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, जीरो से यहाँ पे जीरो कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 तिये 18, तो ये आ जाएगा आपका 100 बटे 3। और अगर आप इसको यहाँ पे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, 33.33%। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 480 सेब में 20% सेब खराब हो गए, यानी 480 सेब में से 20% सेब खराब हो गए, तो अच्छे सेबों की संख्या बताए। तो दोस्तों मान लो हमारे पास यहाँ पे ये सेबों की कोई संख्या है। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास सेबों की कोई संख्या है, तो इन्होंने बोला कि इसमें से जो आपके 20% आपके सेब है वो कैसे है, वो खराब हो गए हैं। और इसका मतलब कि अगर हमारे 20% सेब खराब हो गए हैं, यानी हमारे 80% सेब कैसे है, अभी भी वो ठीक है। आपने क्या करना है, 480 का दोस्तों कितना निकालना है, 80% निकालना है, क्योंकि हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अच्छे सेबों की संख्या बतानी है। तो 20% तो खराब है और 80% कैसे है, अभी ठीक है। तो 480 कुल सेब थे, 480 का हमने 80% निकाला, तो दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 480 गुणा 80, और जो प्रतिशत हटा तो बटे में आपका 100 आ गया। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट होगी, तो दोस्तों यहाँ पे आपका आ क्या जाएगा, 48 गुणा 8। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे 8 8 64 हासिल 6, 8 चौका 32, 32 और 6 आपका कितना निकल के आ जाएगा, 38 निकल के आ जाएगा। यानी अभी भी जो 384 सेब है वो कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्यूशन, यहाँ पे tan 60 का मान बताना था। तो दोस्तों जो tan 60 का मान है वो कितना होता है, tan 60 डिग्री वो √3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर और इसका जो क्षेत्रफल है वो 81 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो अगर मैं दोस्तों समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं, तो जो आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये दोस्तों इसका आपका फॉर्मूला आ जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दिया है इन्होंने कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 81 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार भी इन्होंने दिया है, आधार है 9, तो आपकी ऊंचाई कितनी होगी ये आपने निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सामने से सामने कैंसल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 एकम 9 और 9 में 9 में 81, तो आपका यहाँ पे 9 बचा, और दोस्तों यहाँ पे कितना है, h/2 बचा हुआ, h मतलब ऊंचाई, h/2 बचा हुआ है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 दूनी 18 बराबर है h। तो ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों, ऊंचाई आ गई आपकी 18 सेंटीमीटर। तो 41वां क्वेश्चन कि यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जो आपका आयत है, आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने वाली भुजा इक्वल होती है, यानी दोस्तों ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। अब बोल रहा है कि इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी बढ़ानी है दोस्तों, 20% बढ़ानी है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 10% कम करनी है। तो दोस्तों जो आपका कमी और वृद्धि का फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपका a + b + ab बटा 100। तो दोस्तों ये आपका कमी और वृद्धि का फॉर्मूला है जो इसमें आपका फिट बैठ जाएगा। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है, ये आपका जो 20% है ये a है, और जो 10% है वो आपका b आ जाएगा। तो दोस्तों बढ़ाने को आप प्लस बोलते हो और जो कम करने को है वो माइनस यूज करते हो। तो a में बोला कि 20% की वृद्धि करो, तो दोस्तों आपका बढ़ा हुआ है, a किसका रहेगा, प्लस का। अब बोल रहा है कि जो आपकी अगली है यानी b है, b मतलब आपकी अगली वैल्यू जो चौड़ाई है उसको क्या करना है, 10% कम करना है। तो कम के लिए हम माइनस यूज करते हैं, तो आपका ये आपका प्लस का आ गया, क्योंकि इसमें 20% की वृद्धि करनी थी, माइनस बी में क्या करना था, 10% की कमी करनी थी। अब दोस्तों अगली बात कि आपका यहाँ पे
जो ए है, ए में वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वृद्धि के लिए प्लस यूज कर दिया, और यहाँ पे 2 अल्फाबेट है तो इसके बीच गुणा का निशान होता है, और अगला आपके बी में 10 की कमी करनी है, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगी। यहाँ पे बचा दोस्तों आपके पास यहाँ पे 20 माइनस 10। अब दोस्तों यहाँ पे गुणा है तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और 2 एकम 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 20 और माइनस माइनस दोस्तों माइनस रहता है, लेकिन संख्या जुड़ जाती है, तो यहाँ पे 10 और 2 आपके 12 आ गए। अब आपके 20 में से 12 गए तो 8 आ गया, यानी प्लस का 8 मतलब आपकी 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए जो 8% है वो जो क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा। यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है, इस जॉगिंग ट्रैक की परिधि क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे परिधि के लिए आर निकालना है, यानी त्रिज्या निकालनी है, जो आपकी क्षेत्रफल से निकल के आ जाएगी। एरिया वाले चैप्टर में एक चीज का ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन में दिया जाता है फॉर्मूला हमेशा उसका लगाना है। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकालनी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों आपका पाई आर स्क्वायर। अब ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इन्होंने वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 3850 वर्ग मीटर है, और पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 आ जाएगी दोस्तों, और यहाँ पे आर का स्क्वायर रहेगा। तो ये 11 से कैंसल आउट हो जाएगा, 11 दूनी दोस्तों यहाँ पे 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 से काटोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा 11 तिये 33, यहाँ से 5 बचे, 11 पंजे 55, ये आपका 350 आ जाएगा। फिर 2 से ये कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2, और यहाँ पे अगर इसको 2 से काटोगे दोस्तों तो 17 दूनी 34, और 1 बचा, और आपका दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 2 पंजे 10। अब ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, ये आपका 175 गुणा 7। तो दोस्तों अगर यहाँ पे 175 के साथ 7 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये आपका 12 25 आ जाएगा, और सामने आपका आर का स्क्वायर है। तो दोस्तों जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो सामने का अंडर रूट हो जाता है, तो ये 12 25 बराबर है आर। तो आर की जो वैल्यू है दोस्तों, ये अंडर रूट वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये 35 का दोस्तों स्क्वायर होता है, तो आर कितना आ गया 35। अब लास्ट में पूछा क्या क्या है कि वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि होती है दोस्तों आपका 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 पाई आर, तो 2 × बाई जो आपका पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, और जो आपकी त्रिज्या निकल के आई है वो दोस्तों 35 निकल के आई है। तो ये यहाँ से कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो आपका जो परिधि है वो 22 दूना 44 गुणा 5 ये निकल के आ जाएगी। और इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो 5 चौका, यहाँ पे दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा 5 चौका 20, और यहाँ पे हासिल 2 रहेगी, 5 चौका 20 और 2 22, तो ये आपका 220 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो वृत्त की जो परिधि होगी वो 220 सेंटीमीटर होगी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 220 मीटर रहेगा, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। संख्या आपका 4096 यानी 4096 किस संख्या का घनमूल है ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका 16, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 44। एक मशीन 3 घंटे में 420 पुस्तकें तैयार करती है, तो 5 घंटे में वो कितनी पुस्तकें तैयार करेगा। दोस्तों ये सिंपल है, ये बोल रहा है कि 3 घंटे में जो आपकी मशीन है वो क्या करती है 420 पुस्तक बनाती है, यानी आपको 1 घंटे की वैल्यू निकालनी है। तो 1 घंटे की वैल्यू क्या आएगी 3 एकम 3, और यहाँ पे करोगे आप दोस्तों 3 एकम 3, तो यहाँ पे आपका 12 बन जाएगा, और 3 चौके 12, 0 की 0। 1 घंटे की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 140 आ गई, कि 1 घंटे में वो कितनी पुस्तकें बनाता है 140 पुस्तकें बनाता है। तो उसने 5 घंटे में पूछा है कि 5 घंटे में कितनी पुस्तकें बनाएगा, तो वो आपका क्या आ जाएगा 140 गुणा 5, तो दोस्तों आपका 0 की 0 और आपका 5 यानी 14 पंजे 70, तो ये आपका 700 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो दोस्तों जो आपका प्राकृतिक संख्या का योग है वो क्या होता है n+1 डिवाइड बाय
2। तो n होता है नंबर ऑफ टर्म, तो इन्होंने 100 का पूछा है, तो दोस्तों 100 और आपका 100 प्लस 1 कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 101/2। तो यहाँ पे 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा आपका 50। लास्ट में दोस्तों आपने 50 गुना 101 करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 50/50 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब यहाँ पे हमने मैथ के भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों आपका पार्ट 4 है, जिसमें आपका रीजनिंग सेशन रहने वाला है। आर्मी में रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अब डिस्कस करते हैं। साथ के साथ दोस्तों आपके कितने नंबर बनेंगे वो आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो यहाँ पे जो 45वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित प्रश्नों में से संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुने। अब यहाँ पे जो सीरीज थी दोस्तों वो आपकी 3, 7, 15, 31 और 63 ये सीरीज यहाँ पे दी गई है। तो आपने नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट वाला नंबर है वो आपने बताना था। तो दोस्तों 3 और 7 के बीच हम बात करें तो 4 का डिफरेंस रह रहा है। वहीं अगर 7 और 15 के बीच बात करें तो वो 8 का डिफरेंस रह रहा है। और दोस्तों 15 और इसके बीच 31 के बीच बात करें तो 16 का रह रहा है। तो दोस्तों ये पहाड़ा चल रहा है, अगला 32 का रहेगा और अगला किसका रहेगा 64 का। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वैल्यू कैसी चल रही है, डबल। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। तो अगला जो आपका डिजिट निकलने वाला है वो दोस्तों 63 प्लस 63 में कितने जोड़ने पड़ेंगे दोस्तों आपको 64 जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 और 3 7, 6 और 6 12, तो आपका ये 127 आने वाला है। जो यहाँ पे वैल्यू है वो 127 रहने वाली है, तो 127 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुने। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे पंजाब बिल्ली से संबंधित है, वहीं खुर किसका आ जाएगा दोस्तों, तो खुर यहाँ पे घोड़े का आ जाएगा, तो घोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में से विषम शब्द चुने। कुरुक्षेत्र, सारनाथ, पानीपत और हल्दीघाटी। तो विषम शब्द क्या आ जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दीघाटी ये तीनों युद्ध स्थल, युद्ध भूमि दी गई थी। और सारनाथ दोस्तों एक ऐसा स्थान है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म उपदेश दिया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो सारनाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि सुषमा उमा से छोटी है और नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, तो उमा नेहा से लंबी है, इसमें से सबसे लंबा कौन है। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को कर लेना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेमा। अगला यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका सी माता है ए और बी की। तो दोस्तों जो सी है वो माता किसकी है, ए और बी की। सी माता है ए और बी की, तो हमें सी का पता चला दोस्तों कि सी क्या है, सी फीमेल है, तो फीमेल के ऊपर मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब इन्होंने पूछा यदि डी पति है बी का। तो दोस्तों जो डी है वो पति है बी का, यानी जो आपका यहाँ पे हमें जेंडर पता चला वो डी का चला कि डी क्या है, मेल है, पुरुष है। तो पुरुष के लिए मैंने प्लस साइन कर लिया और जो विवाहित जोड़ा है वो मैंने यहाँ पे बॉक्स के अंदर ले लिया। अब इन्होंने पूछा कि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी का, कि जो आपका सी है वो डी का क्या लगता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा सास। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे दिया गया था रीजनिंग से, अल्फाबेट सीरीज से BF, CH, ब्लैंक स्पेस HO, LT। तो अगर यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो B की प्लेस वैल्यू 2 है और F की प्लेस वैल्यू 6 है। C की प्लेस वैल्यू दोस्तों 3 है और H की प्लेस वैल्यू 8 है। H की प्लेस वैल्यू 8 है, O की प्लेस वैल्यू दोस्तों 15 आ जाएगी, इसकी 12 और इसकी 20 आ जाएगी। अब दोस्तों फर्स्ट जो आपका लेटर है अगर इनको पकड़े दोस्तों तो 2 और 3 इसके बीच 1 का गैप है, और आगे 3 और यहाँ पे अगले गैप की बात करें तो दोस्तों ये आपका 2 का आ जाएगा, यानी 3 और 2 5। तो 5 पे दोस्तों आपका ई होता है। और आपकी अगली बात करें 5 और यहाँ पे 8 के बीच 3 का गैप है और 8 और 12 के बीच 4 का गैप है। तो दोस्तों यहाँ तो ई आपका बिल्कुल फिट आ गया। आगे बात करते हैं दूसरे जो आपके लेटर है इनके बीच। तो 5 दोस्तों जो आपका एफ है वो 6 नंबर पे है, 6 और 2 8,
यानी दोस्तों यहाँ पे 2 का गैप है। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों 8 और 3 11, यानी 11 पे क्या आ जाएगा दोस्तों आपका के आ जाएगा। 8 और 3 11, 11 में आपका 11 में दोस्तों 4 ऐड करें तो 15, 15 में 5 ऐड करें तो 20। तो बिल्कुल आपका जो ई और के है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमारे वीडियो के पूरे 50 दोस्तों क्वेश्चन थे जिनका हमने सॉल्यूशन किया। अब आपने बताना है कि 50 में से आपके कितने नंबर बने हुए हैं। दोस्तों आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं। अगर आपने इस मॉक टेस्ट में दोस्तों अपना स्कोर 35 प्लस किया है तो आप बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हो और अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखें। और दोस्तों जो इस मॉक टेस्ट में 30 से नीचे है उसने थोड़ी सी मेहनत करनी है दोस्तों। तो ये हमारी मॉक टेस्ट का पहला जो सीरीज था। इसके बाद कंटिन्यू दोस्तों हम यहाँ पर मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और दोस्तों जितने भी अग्निवीर है वो इस वीडियो को शेयर करें।